टीम राजस्थान की टीम के साथ आज मेरा मतलब नेशनल हाईवे 52 का सफर है और इस सफर में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कोरोना संकट के इस काल में क्या खोया, क्या पाया, क्या मैं देख रहा हूं और क्या मैंने महसूस किया। हर हाईवे पर वीरानगी सा आलम, अजीब सी खामोशी। मैं NH-52 हूं। मैं आज कोरोना काल में कराह रहा हूं। मैं अपने ही सफर में न्यूज 18 के साथ हम सफर बनकर निकला हूं। मैं अपना दर्द खुद बयां कर रहा हूं। ये सन्नाटा मुझे परेशान कर रहा है। ये खामोशी मुझे खल रही है। न गाड़ियों का शोर, न मेरे किनारे चहल पहल, सब कुछ थम सा गया। मैं राजस्थान में राजगढ़ से जयपुर सीकर होते हुए झालावाड़ और अकलेरा तक मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं और फिर मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ जाता हूं। मैं आज अपने इस सफर में जयपुर से सीकर की तरफ बढ़ रहा हूं, जहां मेरे किनारे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल नजर आने लगे हैं। यहां से बीकानेर तक कई शिक्षण संस्थान हैं, या यूं कहें कि ये मेरा पूरा इलाका एजुकेशन हब है, जहां स्टूडेंट्स तालीम की रोशनी से रोशन होते हैं। लेकिन कोरोना काल में स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। बच्चों का शोरगुल गुम हो गया है। यहां शिक्षा की अलग अलग चलती रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में मेरे किनारे बने स्कूल के स्टाफ और टीचर से जानने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही उजियारा फैलाती है और उसी शिक्षा पर एक छोटा सा अंकुश लग गया है, रुक गई है, थम गई है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था तो है, लेकिन उस तरह की पढ़ाई अभी बच्चों के पास नहीं है जिसकी उम्मीद करके वो इस नए सत्र की तरफ आगे बढ़ने वाले थे। मेरे ही किनारे पर एक स्कूल है, उसके शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ जो उनकी प्रिंसिपल मैम है उनसे हम बात करते हैं। मैडम, आपसे हम जानेंगे क्या इस 2 महीने के दौरान समस्याएं आप लोगों के सामने आई, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इस बीकानेर तक अगर हम जाते हैं जयपुर से तो सीकर, झुंझुनू, चौमू तमाम शिक्षण संस्थान इस पर हैं। एक तरीके से एक हब है ये शिक्षा का। देखिए, लॉकडाउन के दौरान सभी क्षेत्र में जो है मुसीबतों का सामना तो करना पड़ा है और जहां तक शिक्षा का है तो अचानक लॉकडाउन हो गया था। जब शिक्षण संस्थानों में एग्जाम्स चल रही थी उसी दौरान लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो सडन लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों के पास न तो न्यू सेशन की किताबें थी, तो इस वजह से दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों में भी अवसर मिल ही जाता है, तो हर एक मुसीबत के बाद एक जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, हमारे कामकाज का तरीका बदल जाता है। हम लोगों ने भी यही किया। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए हम लोगों ने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करी। खासतौर पर बच्चों की बात करें तो बच्चों में नए सत्र का एक बड़ा उत्साह रहता है कि नया सत्र आएगा, नई किताबें मिलेंगी, स्कूल में जाएंगे, नई क्लास होगी, नए टीचर मिलेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चों की उम्मीदें थोड़ी सी धाराशायी हुई। आपको नहीं लगता कि उनको उत्साहवर्धन के लिए अब कुछ नए तरीके अपनाए जाने चाहिए? जी, उत्साहवर्धन की जहाँ तक बात है, बच्चों को सबसे पहले तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने का एक बहुत बड़ा सुअवसर मिला है। खैर, जहाँ तक उम्मीद है स्कूल के अंदर कि बच्चों को जो जिस तरह का माहौल उन्होंने सोचा था, नया सेशन होगा, कुछ नई उम्मीदें होती हैं, वो सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हर एक फेज जिंदगी का हमें सिखाता है, हमें अवसर मिलता है, उससे हम सीख लें। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें ऑनलाइन होना चाहिए तमाम चीज़ें, पैसे भी आजकल ऑनलाइन, कोरोना से भी बचते हैं उससे। लेकिन अभी हमारी जो पीढ़ी है वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स भी इतने तैयार नहीं हैं। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा एक ब्रेक सा लगा है? नहीं सर, ब्रेक तो नहीं लगा है, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम जब उन्होंने स्मार्ट क्लासेस लेना शुरू की तब थोड़ी दिक्कत आई। लेकिन अब बच्चे यूज टू हो गए हैं और पेरेंट्स हमें बोल भी रहे हैं कि स्मार्ट क्लास से हमारे बच्चों को फायदा हो रहा है, तो आप कंटिन्यू टीचर्स हैं वो स्मार्ट क्लासेस पे पढ़ाएं। वर्चुअल क्लासेस अब बढ़ेंगी सर। उसमें कोरोना से क्या, कोरोना के आने के बाद क्या खोया है, क्या पाया है उस पूरी इंडस्ट्री ने? सर देखिए, खोया तो नहीं है, लेकिन बच्चों में पॉजिटिविटी भी बहुत आई है। काफ़ी पॉजिटिविटी पेरेंट्स में भी आई है। पेरेंट्स के अच्छे मैसेज आते हैं कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी एक्टिव हुए हैं उसके साथ। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, कोरोना बुरा करने निकला था, तो उसके साथ साथ बहुत अच्छा भी हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। जैसा कि ये कह रहे हैं, सपना साकार हो रहा है,
प्रधानमंत्री का भी, देश का भी। पर्यावरण साफ हो रहा है, स्वच्छ भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर यूं ही हम मिलकर लड़ते रहे तो कोरोना फ्री इंडिया की तरफ भी हम जल्द आगे बढ़ जाएंगे। संकट में शिक्षा देने के लिए नए रास्ते तलाश लिए गए हैं। वर्चुअल क्लासेज और ऑनलाइन स्टडी से स्टूडेंट्स की परेशानियों को दूर किया जा रहा है। डिजिटल एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ गया है। ये जानकर मुझे थोड़ा सुकून मिला है। मैं अपने सफर में चौमू की तरफ बढ़ चला हूं। अब मेरे किनारे फल सब्जियों की दुकानें नजर आने लगी, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मैं चौमू पहुंच गया, क्योंकि चौमू की साफ पानी की फल सब्जियां मशहूर है। चौमू कस्बानुमा शहर है, जहां संकट में लोगों ने रोजगार बदल लिए हैं। मेरा सफर लगातार जारी है, लेकिन इस सफर में बहुत हैरतअंगेज चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। देखिए, जो कोरोना संकट की पीड़ा है वो तो है ही, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा कोई चीज सामने आई है तो वो है रोजगार। रोजगार लोगों का ठप हुआ है। चौमू की सब्जियां बहुत फेमस हैं, साफ पानी की सब्जियां होती हैं, जिसको लेकर जयपुर में तक सब्जियों का क्रेज रहता है। लोग चौमू की सब्जी के नाम से ही जो सब्जियां हैं वो खरीद लेते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अनोखी स्टैंडर्ड कुल्फ़ी। लेकिन जब अनोखी स्टैंडर्ड कुल्फ़ी के नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ कुल्फ़ियाँ नहीं हैं, बल्कि कुछ और है। फल हैं, सब्जियां हैं, लेकिन कुल्फ़ी गायब है। क्या नाम है? आपने ऊपर तो लगा रखा है स्टैंडर्ड कुल्फ़ी भंडार, कुल्फ़ी वगैरह कुछ है नहीं। नहीं सर, वो क्या है कि पहले कुल्फी बेचते थे, अभी लॉकडाउन की वजह से सब्जी बेचना पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कत हो गई? क्या है कि वो बीमारी की वजह से करना पड़ रहा है, क्या करे। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, सब्जियां बेच के काम चला रहे हैं। सब्जी बेच के ही काम चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, रोजगार नहीं है, सब्जियां और फल बेचकर काम चलाया जा रहा है। और कमोबेश पूरे के पूरे चौमू चौराहे पर जहां से मैं गुजरता हूं वहां यही हाल है सभी के। भैया, कुल्फी कैसे दे रहे हो? कुल्फी है नहीं भैया। ये क्या है? इसमें लिख रखा है झंकार कुल्फी। केवल फ्रूट वगैरह है इसमें। पहले क्या कुल्फी बेचते थे? पहले कुल्फी बेचते थे। अभी क्यों चेंज कर दिया है? क्या हो गया है? चेंज इसलिए कर दिया कि अभी पैसे तो है नहीं, धंधा तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो घर बैठे क्या करे, फल फ्रूट वगैरह बेच दे, किसी के लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा, इसलिए ये चालू कर लिया। अच्छा, मैंने देखा है कि यहाँ चौमू पे इस हाईवे पर पूरा ज़्यादातर लोग जो हैं पहले कुछ और धंधा करते थे, लेकिन अब सब्जियां और फल बेच रहे हैं। चौमू की सब्जियां बहुत प्रसिद्ध भी हैं। क्या कारण है, क्यों ये सब कर रहे हैं ऐसे? ये ना ही धंधा होगा तो ना ही पैसा होगा अगले के पास, तो ये करेगा ही काम। कोरोना के चलते ऐसा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आइए उस किसान के भी हम हाल जानेंगे जो मेरे किनारे पर खेतों में अपनी सब्जियां लगाकर बैठे रहते हैं। चौमू चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे सब्जियों के हरे भरे खेत नजर आने लगे। खेतों में टमाटर पक गए हैं, तरबूज पककर तैयार हैं। लेकिन कोरोना काल में सब्जियां खेत में ही खराब हो रही हैं। अच्छी आय की उम्मीद लगाए बैठे किसानों की उम्मीदों पर कोरोना पानी फेर दिया। किसान परेशान हैं, लेकिन अभी भी खेतों में मेहनत करते नजर आ रहे हैं। किसानों का दर्द जानने के लिए मैं खेतों में पहुंचा। क्या हाल है अभी कोरोना में सब्जियों के? नाम करण यादव है, गांव सरगोट है। फसल पूरी खराब हो गई है, 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन बिक नहीं है, पैसे की नहीं बेची है, और दवाई न मिलने के कारण पूरी फसल खराब हो गई है। और लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन में किसान के घाटा हुआ है सर। अच्छा, असर क्या पड़ा? क्यों, कैसे घाटा हो गया? ये सब्जी नहीं बिकी तो घाटा ही होगा, और क्या होगा? मंडी में नहीं गई? हाँ, मंडी में नहीं गई तो क्यों नहीं जा पाई है? तो कोई खरीद ही नहीं रहा, आगे नहीं जा रही है ना, राज्य से आगे नहीं जाएगी तो फसल बिकेगी कहाँ पे? अच्छा, और ट्रांसपोर्ट भी बंद था? हाँ, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, तो इससे आगे नहीं जा रही है। आगे जाएगी सब्जी तभी तो बिकेगी ना। अच्छा, पिछले दिनों की तुलना में अपन बात करें कि पिछली बार जब सब्जियां, क्योंकि सब्जियों के क्षेत्र में ये पूरा इलाका काफी फेमस है, तो पिछली बार की तुलना में इस बार की अगर बात करें तो कैसा लगता है, कितना फर्क आया है? बहुत ही फर्क है। पिछली बार हमने घाटा नहीं था, बेची थी फसल, अब की बार तो पैसे की नहीं बेची, 2-2.5 लाख का खर्चा है, और 1 पैसे के बेची नहीं, मुनाफा नहीं हुआ, पूरा ही घाटा है, घाटा नुकसान है पूरा। टमाटर 4 दिन के अंदर ये खराब हो जाएगा, इनको काटना ही पड़ेगा। काटना ही पड़ेगा। तो जानवरों के काम आएगा? जानवरों के काम आएगा सर। तो
तो आप समझ सकते हैं कि किसान की कितनी पीड़ा है। उसने 2.5 लाख रुपए लगा करके ये खेती की थी, जिसमें ये टमाटर भी बोए थे और उस तरफ ये कुछ मिर्चियों की भी फसल कर रखी है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि और भी खूब सारी फसलें यहाँ पर हो रखी हैं। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है ये जो बीमारी चली है उससे? आई में बीमारी हो गया, कीड़ा रे पड़गा नहीं बिका, इतना बाड़िया ही बिलगी मांगी तो। अच्छा। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा का लगा घर बैठा था। अच्छा, अब कहीं करा। पिछले साल जो आपने बाड़ी करी थी उसमें और अब में क्या फर्क है? अब का तो कहीं को न मांगा तो लेने देने। अच्छा, गाठा ही गाठा चाल रही है। घाटा ही घाटा है। हाँ, तमाम तरह की सब्जियां इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी, वो सारी सब्जियां खराब हो रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये वक्त से पहले मंडी में पहुंच पाए, लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने का कोई चांस सामने नहीं है। ऐसे में किसान की पीड़ा यही है कि अब ये सारी फसल जो सब्जी के रूप में उगी थी, उम्मीदों की ये फसल अब तबाह हो जाएगी और किसान को अपनी लागत का भी खर्चा जो उसने किया है वो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। चलिए, मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो मेरे पर हाईवे पर जो मैं यहाँ से बहता हूँ, जयपुर से बीकानेर तक जाता हूँ, उस पर तमाम तरह की पीड़ाएं हैं। उन्हीं पीड़ाओं को और दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए चलिए मेरे साथ। किसानों की परेशानी को देख मेरी पीड़ा बढ़ गई है। यहाँ आसपास मेरे किनारे साफ पानी से उगाई गई जिन सब्जियों को किचन तक पहुंचना था वो खेतों में ही बर्बाद हो रही हैं। मेरी पनाह में रोजगार करने वाले भी मुसीबत में हैं और मैं NH-52 ये सब कुछ देखने को मजबूर हूं। मेरा ये सफर जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं नेशनल हाईवे 52 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आइए बनिए मेरे हमराह और चलिए मेरे खुद ही के सफर पर मेरे ही साथ। सन्नाटे में डूबा मैं NH-52 अपने सफर में आगे बढ़ चला हूं। मैं सिर्फ सुनसान राह बनकर रह गया हूं। मेरा दर्द कब खत्म होगा, कब लौटेगी मेरी रौनक, मुझे नहीं पता। रिगस की तरफ बढ़ते हुए मुझे याद आ रहा है, कभी मेरे किनारे बाबा भैरव और खाटू श्याम का जयकारा लगाते श्रद्धालुओं का सैलाब गुजरता था, तो सालासर बालाजी के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं की मुझ पर गाड़ियां सर पर दौड़ती थी। लेकिन अब हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा है और मैं NH-52 चुपचाप सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब मेरे किनारे पर मौजूद प्रसिद्ध रिंगस के भैरव मंदिर मुझे नजर आने लगे। कोरोना काल में भैरव मंदिर का क्या हाल है ये जानने के लिए मैं भैरव मंदिर जा रहा हूं। ये कोरोना काल की ही मार है कि जो एहतियात बंदोबस्त किए गए थे उनके मद्देनजर यहाँ अभी कोई भी नहीं है। सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ पुजारी जी के अलावा कोई कार्यालय में उपस्थित नहीं है। इसके अलावा मंदिर की स्थिति अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो आप देख पाएंगे यहाँ ये प्रवेश द्वार हुआ करता था, अभी यहाँ पर लॉक लगा रखा है ताकि कोई अंदर नहीं जाए और कोरोना का संवाहक कोई भक्त ना बने, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। ये लॉक आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ इस गेट पर लॉक लगा के रखा हुआ है। अंदर ये गेट था, इस पर यहाँ ये लॉक लगा हुआ है। लॉकडाउन की पूरी पालना यहाँ पर। और भक्तों को अगर आप देखना चाहें कि भक्तों की संख्या कितनी ज़्यादा रहा करती थी तो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। इस मंदिर के इस टीन शेड के नीचे जो लाइन बनी हुई है ताकि कतारबद्ध तरीके से लोग आ सके, पंक्तिबद्ध तरीके से आ सके, उसका ख्याल रखा जाता था। और आप ये देख पाएंगे यहाँ से ये पूरे बाकायदा उसकी लाइन बनी हुई है जिसमें से भक्त आया करते थे। उसके अलावा बाहर तक तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक ये लाइनें रहती थी, यानी कि मुझसे टच करती थी, हाईवे से टच करती थी वो लाइन। इतने श्रद्धालु यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूनापन है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान और वीरानापन है। अब मैं अपना सफ़र आगे की तरफ तय करूंगा ताकि मैं आपको आगे ले चलूं खाटू श्याम जी के मंदिर में और ये दिखा पाऊं कि वहाँ क्या हाल है, किस तरह है अभी वहाँ के हालात। भैरव मंदिर में ताला लगा है। श्रद्धालुओं के जयकारे की जगह हर तरफ सन्नाटा पसरा है, मानो यहाँ ऐसा लगता है कि वक्त ठहर सा गया है। हालांकि मंदिर के आसपास कभी कभार कुछ बतखों की चहलकदमी ये उम्मीद जगाती है कि बाबा भैरव की कृपा से संकट खत्म होगा, रौनक फिर से लौटेगी।
इन्हीं उम्मीदों का दामन थामे मैं भैरवनाथ मंदिर से आगे की तरफ बढ़ चला। आगे बढ़ते हुए मैं खाटू श्याम की दरबार की ओर बढ़ने लगा। दिल से दुआ की, बाबा अब तो वायरस से छुटकारा दिला, और इस दुआ के साथ ही मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन जल्द ही बंद रास्ते के सामने पुलिस का पहरा दिखने लगा, क्योंकि यहां कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से पूरा इलाका कर्फ्यू की जद में है। मेरे किनारे से कुछ ही दूरी पर खाटू श्याम दरबार है। खाटू श्याम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जहां दूर दराज से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन नज़ारा आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। जहां पर पैर रखने की कभी जगह नहीं मिलती थी, वहां अब कर्फ्यू की जद में वो पूरा इलाका है, आप देख सकेंगे। और वहीं जब हम मूव करके पीछे की तरफ चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जिस तरह से कोरोना योद्धा के रूप में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है। ये चौराहा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बात करूंगा, पवन कुमार जी हैं यहाँ पर। पवन जी, किस तरह से पालना हो रही है? कर्फ्यू की जद में है इलाका? ये कर्फ्यू एरिया है, जीरो मोमेंट है, आवाजाही जीरो है। जिन जिन कॉलोनियों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है उन कॉलोनियों में आवश्यक वस्तुओं की जो सामग्री है, खाद्य सामग्री है वगैरह वगैरह, मेडिकल वगैरह के लिए अलाउ है। इसके अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई परमिशन पवन जी, हम देखते थे कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, दूर दराज से श्रद्धालु आते थे। आपने भी वो नज़ारा देखा होगा, ड्यूटी आपकी लगती होगी उसमें। उस समय में और अब के समय में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये तो फर्क तो सामने है, आप भी जान रहे हो, और आम आदमी को लग ही रहा है। इसमें तो खैर कहना और देखने वाली कोई नई बात नहीं है। ये कोरोना का जो प्रकोप है, इससे बचने के लिए हर आदमी अपने आप में बचाव कर रहा है और जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है। यहाँ से तकरीबन 300 से 400 मीटर पे मंदिर है, लेकिन मंदिर के पट बिल्कुल बंद हैं, लॉकडाउन है, कोई भी श्रद्धालु नहीं जा सकता अंदर। चारों तरफ आप ये सन्नाटा देखकर समझ गए होंगे कि किस तरह से NH-52 यानी मेरे पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब बंद है। कोरोना की पालना की जा रही है, पुलिस मुस्तैद है, मेडिकल टीम काम कर रही हैं और हम भी उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आगे चलूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ और बदल गया है यहाँ पर। आइए। खाटू श्याम जी की नगरी में सन्नाटा पसरा। जिस बाजार में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, वहां अब जिंदगी पूरी तरह से थम गई। हर तरफ खामोशी है। कभी जहां श्रद्धालु बेफिक्र होकर बाबा की छत्र छाया में सुकून से सोते थे, उन ढेरों पर अब वो सब कहां। और अब हम बात करते हैं उन तमाम रेस्टोरेंट, धर्मशाला और होटल्स की जहां पर श्रद्धालु आकर रुकते थे। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर लोगों के खपते थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से बिल्कुल लॉकडाउन हुआ पड़ा है। ये कर्णावती भवन है, अहमदाबाद ट्रस्ट की तरफ से श्री श्याम सेवा ट्रस्ट का भवन है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और कमोबेश हर धार्मिक स्थल पर यही स्थिति बनी हुई है। चाहे हम भैरव जी के यहाँ की बात करें, चाहे हम खाटू श्याम जी की बात करें, चाहे हम सालासर बालाजी की बात करें, चाहे हम देशनों करणी माता की बात करें, मेरे इस रूट पर पड़ने वाले तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति कमोबेश यही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो धार्मिक पर्यटन है वो बिल्कुल ठप हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा लॉकडाउन है, गेस्ट को कोई एंट्री नहीं है। ऐसे ही तमाम जो धर्मशालाएं और होटल्स हैं उनका भी कमोबेश यही हाल है। ये भी होटल रेस्टोरेंट था, खाने ठहरने की उत्तम व्यवस्था, शाम की हवेली, कितना ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ऊंचाई देखिए आप, इसमें तकरीबन 4 मंजिला है ये, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसी बहुत सारी इमारतें यहाँ पर हैं, इतनी इमारतें गिनना भी मुश्किल है। कदम कदम पर होटल, कदम कदम पर धर्मशालाएं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ही लाखों में रहती थी, तो उन सब के लिए सब बनाया हुआ था। और उसके अलावा आगे भी मैं आपको वो गेस्ट हाउस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं लॉक भी लगा हुआ है। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी को भी यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। ताला लगा हुआ है, बिल्कुल बंद इसको कर रखा है, लॉक आप देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम लोग, तमाम रेस्टोरेंट और होटल्स पर यहाँ लगे हुए हैं। जो ढाबे हैं वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं, जो रेस्टोरेंट हैं वो भी पूरी तरह से बंद हैं। और हर तरफ यही हालात हैं, चारों तरफ जहां आप देखेंगे, जिस गेस्ट हाउस को देखेंगे, जिस होटल को देखेंगे, जिस धर्मशाला को देखेंगे, आप पाएंगे कि वहां पर ताला लगा हुआ है। खाटू श्याम जी नगरी में पसरे सन्नाटे को देख मैं परेशान हूं। भगवान श्याम से बस यही प्रार्थना है कि इस संकट को दूर करें। ठीक इसी तरह से श्याम के दरबार में लोगों की जिंदगी भी झूल रही है। कोरोना के चलते लोग पशुपेश में हैं और भगवान के दरबार में नहीं पहुंच रहे हैं।
इसलिए एक अरदास, एक प्रार्थना, एक दुआ यहाँ की जा सकती है कि भगवान श्याम इस कोरोना काल को खत्म करें, इस संकट को खत्म करें और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर दौड़े। खाटू श्याम जी की नगरी से मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तभी मेरी नजर मेरे किनारे पैदल चलते उन लोगों पर पड़ती है जो भय से भूख के बड़े होने की दास्तां बयां कर रहे हैं, बिना थके लंबे सफर पर चलने को मजबूर हैं। कहाँ से आ रहे हैं? नीमका थाना से। कहाँ जाएंगे? जाना जयपुर। जयपुर जाना है, फिर वहाँ से कहाँ जाना है? बिहार। बिहार जाना है जी। देखिए बड़ी पीड़ा है, नीमका थाना से लोग चल के आ रहे हैं। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और लकड़ी टेकते टेकते आप चले आ रहे हैं इतनी दूर से, और इनको भी शायद बिहार जाना है। दादा कहाँ जाएंगे? बिहार। बिहार जाएंगे। क्या काम करते थे यहाँ पे? क्या दिक्कत हो गई, क्यों जा रहे हैं? क्यों आ रहे? पैसा 1.5 महीने से काम किए थे हम पीछे का, पैसे मांग रहे थे सेठ से। हाँ। वो नहीं दिए पैसे, बोल रहे काम करो। अच्छा, हमको अगर परमिट देंगे तभी तो काम करेंगे हम बोले का हमारा परमिट करो पीछे का, हम फिर अपना काम करेंगे। अच्छा, खाने पीने का क्या? खाना पीना सब मिल रहा था जी। वाकई में ये नहीं, ये जिंदगी सफर कर रही है और मैं NH 52 खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा हूँ। इन बेबस लोगों को पैदल लंबी यात्रा पर जाते देख मैं परेशान हो उठा था, लेकिन मेरे इस सफर में कुछ और परेशान मेहनतकश नजर आए जो परेशान होकर मोटरसाइकिल से लंबी यात्रा करने को मजबूर हो गए। कम से कम कुछ तो हैं जो बुरे दौर में भी मेरे हमसफर हैं। ये देखिए बाइक से भी कुछ लोग जा रहे हैं दूसरे राज्यों की तरफ, और हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये लोग वहां पहुंचेंगे। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? साहब जी हम नोखा मंडी गए थे कमाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन में 2 महीना हो गया बैठे बैठे। हाँ। अब ना हमारे पास खाने का है, ना मतलब पैसा एक भी है ही नहीं। अब हर चीज का हद हो गया। मान लो 1 महीना, 1.5 महीना, अब 2-2 महीना हो गया, बताओ कहाँ से पैसा आएगा। अब मजबूरी में भग रहे हैं। अच्छा, वहाँ जहाँ आप काम करते थे क्या सेठ ने, मालिक ने कुछ खाने की व्यवस्था ही नहीं करी? साहब जी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन दे देंगे, बैठे बैठे कौन खिलाएगा ये बताओ। बड़ी दिक्कत तो इतनी है कि जान निकलने भर के बाकी रह गई है बस। भैया कहाँ से आ रहे हैं? नोखा। बीकानेर नोखा। कहाँ जाएंगे? यूपी में कहाँ जाएंगे? बांदा जिला। अच्छा, बांदा जिला तो यहाँ से बहुत दूर है, बाइक पे कैसे जा पाएंगे? तो क्या करें, जब कुछ साधन नहीं है तो क्या करें, अब जाएंगे धीरे धीरे। तो बाइक क्या नई खरीदी है? नहीं, पुरानी खरीदी है। तो पुरानी खरीदी है। घर से पैसा है नहीं तो घर से पैसा मंगाया है, पैसा मंगा के फिर जा रहे हैं कहाँ। पैसा मंगा के गाड़ी खरीदी है? जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने नहीं दिया? सिर्फ उनके यहाँ, वो कैसे देंगे जब काम ही नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन में सब बंद है ना जी। तो लॉकडाउन में सब बंद है, काम नहीं चल रहा है, खाना कहाँ से आए? और अब ये भी एक कहावत है कि जब पेट ही भूखा रहेगा तो फिर आदमी भजन कैसे करेगा। कहाँ से आ रहे हैं भैया? जी सर, नोखा से। अभी कहाँ जाना है? यूपी, चित्रकूट जिला। तो इस बाइक पे आप जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी? जी सर, क्या करें, हमारी मजबूरी है सर, जाएंगे तो ही किसी तरह से परेशानी उठाकर। अभी चौथे लॉकडाउन की तैयारी है। चौथे लॉकडाउन की कोई फिक्स होता तो हम टिक जाते, बोल देते 1 साल का है, हम 1 साल रुक जाते, लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं है लॉकडाउन का। बारिश आपको रोकेगी, रास्ते में तूफान रोकेगा तो? अब कुछ भी रोके, अगर निकले हैं मंजिल की तरफ तो मंजिल पाकर ही रहेंगे, यही हमारी जिद है। तो ये वही मजदूर हैं जो अपनी ठान लेते हैं तो सब कुछ करके दिखाते हैं। ये पत्थरों को तराशने का मादा रखते हैं, ये इमारतों को गगनचुंबी बनाने का मादा रखते हैं, ये मिट्टी के साथ अगर खेलने लगे तो उस मिट्टी को इमारत के रूप में तब्दील कर देते हैं। इसलिए इन्होंने ठान लिया है कि ये जाएंगे, अपने घर जाएंगे, चाहे कोई तूफान आए, आंधी आए, बरसात आए, कोई उनको नहीं रोक सकता, क्योंकि भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता। अगर पेट ही भूखा है, जिसके लिए वो यहाँ कमाने निकले थे, अपना घर छोड़कर, उन्हें अब ना आंधी रोक पाएगी, ना बारिश और ना ही तूफान। और हम भी उम्मीद करेंगे कि अपने घर पहुँचें, क्योंकि जिन लोगों के पास जिम्मेदारियाँ थी, जो मालिक थे, जो सेठ थे, उन्होंने भी इनको पैसा देना बंद कर दिया, खाना देना बंद कर दिया। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, घर जाना। उसके लिए पुरानी मोटरसाइकिल इन्होंने खरीदी, घर से पैसा मंगवाया और इस आंधी तूफान में अपने घर की तरफ जा रहे हैं ये लोग। हम उम्मीद करते हैं कि इनको सफलता मिले, सकुशल ये घर पहुंचे और कभी दोबारा जिंदगी में इस तरह का बुरा समय नहीं आए। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।